औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस MCAT ECAT वर्कशॉप में। फिजिक्स की वर्कशॉप क्लासेस चल रही थी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 अपलोड हो चुका था और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। याद रहे इस तरह हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ लिया था, थोड़ा सा डिले हुआ है इसमें, सॉरी। इंशाल्लाह अब टाइमली ये वीडियोस अपलोड हो रही होंगी और आप बड़ी आसानी के साथ घर बैठे इतने खतरनाक चैप्टर के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन हम देख सकते हैं भरी हुई है, एक एक करके मैं सारी बातें आपको समझाना शुरू करता हूं और इंशाल्लाह ये चैप्टर अब हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। वीडियो लेक्चर शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। याद रहे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक, आज हम इसको न्यूमेरिकल के हवाले से पढ़ रहे हैं कि अगर इम्तिहान में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करने होंगे और क्या क्या अगर कहीं ट्रिक है तो वो कौन सी होगी। तीन बातें आपको याद रखनी है कि जो वैल्यू ऑफ ए है वो जी के बराबर होगी और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कांस्टेंट्स रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। तो हमने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड चीज जो आपको एज्यूम करनी है वो ये करनी थी एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी एयर रेजिस्टेंस को आप काउंट नहीं करेंगे, आप उसको जीरो मानेंगे। मोशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन। अर्थ की मूवमेंट हो रही है, हमें पता है अर्थ मूव करता है, लेकिन उस मूवमेंट से आपके प्रोजेक्टाइल मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगाज हमने किया प्रोजेक्टाइल मोशन से। फिर हम कहते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसकी मदद से पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आपको अब समझा दूंगा। सपोज कीजिए एक चीज़ मैंने फेंकी, मुझे किसी को देनी थी, या क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो बैट्समैन ने ऐसे शॉट मारा तो यहाँ से बॉल उठी और बाउंड्री पर जाकर गिरी। इस दरमियान जो चीज़ आई थी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ड्रॉ हुआ है, देखें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पे वो ऑब्जेक्ट ए था और यहाँ पर आया तो उसी ऑब्जेक्ट को आपने बी कह दिया समझने के लिए। इस दरमियान में जितना कुछ आया ये सब क्या कहलाएगा सर, ये सब कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है, यानी मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है, उसे हम एच कह देते हैं। जितना टोटल वो जाता है उसे हम आर यानी रेंज कह देते हैं। अब जब वो फ्लाइट की तरफ गया था तो उसकी वेलोसिटी दो टुकड़ों में टूट गई, एक को आपने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल और एक को आपने नाम दे दिया वर्टिकल। यानी एक आपके पास मौजूद है एक्स एक्सिस पर और एक आपके पास बेटे मौजूद है वाई एक्सिस पर। तो जो एक्स एक्सिस से ताल्लुक़ रखेंगे उन्हें आप क्या कह दोगे, एक्स लिख रहे होगे, और जो वाई से ताल्लुक़ रख रहे होंगे उन्हें आप क्या कह दोगे, वाई कह दोगे। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट बना लें। ए एक्स पर यानी ए कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल, जीरो के बराबर होगी, इस बात को हम याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत मदद मिलने वाली है इससे। वी एक्स बराबर होगा वी नॉट एक्स के। वी नॉट क्या है सर, ये टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हम इसकी साइंस में नहीं जाते कि टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया था, चीज़ें मुश्किल लगेंगी हमें, चीज़ें बहुत आसान हैं, कुछ चीज़ें मेमोराइज कर लेनी है आपको, तो आपने यहाँ पर ये मेमोराइज कर लिया। देन एक्स यानी ये क्या था सर, डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट याद करते थे ना आप लोग, उसमें क्या करते थे, v को t से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर v आपका v नहीं है बल्कि v नॉट x है। तो इसी तरह याद कर लें कि फॉर्मूला तो वही है, बस प्रोजेक्टाइल में तब्दील हो गया तो आपने इसे v नॉट x कह दिया। अब आ जाइए वर्टिकल कंपोनेंट पर। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब बॉल फ्लाइट कर चुकी है। जब बॉल फ्लाई कर रही है तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा g के। तो आपने कहा कि ये बराबर हो गया माइनस g के। माइनस साइन क्या बता रही है, माइनस साइन बता रही है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल में पूछा जाता है माइनस साइन किसको शो कर रही है, मैं साथ साथ MCQs भी आपको बताता हूँ। तो माइनस साइन शो कर रही है सर इस अपवर्ड डायरेक्शन को। अच्छा, अब हम आते हैं वी वाई पे। तो वी वाई किसके बराबर है, वी नॉट वाई माइनस जी टी। भाई वो फॉर्मूला याद है आपको, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये यहाँ पे है तो यहाँ ले जाएं, क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस ए टी हो जाएगा। ये आपके पास समझे वी आई है, वी एफ है, ये आपके पास वी आई है। तो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ क्या चीज़ बदल गई है, रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। तो क्या बच गया, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। फॉर्मूला देखकर नहीं घबराएं हम कि जी ये कैसे याद होगा, तीन जो लॉ याद थे उसी को आगे बढ़ाओगे। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये S है, ये वी आई टी है,
ये प्लस होना चाहिए था, माइनस क्यों है सर? माइनस इसलिए है चूंकि यहाँ पर g की वैल्यू हम माइनस में कंसीडर कर रहे हैं, तो चूंकि g की वैल्यू माइनस में कंसीडर की जा रही है इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इसी फॉर्मूले को बेटा अगर याद कर लिया था, माइनस हमने इसलिए लगाया चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ था, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास ये मोशन हमने प्रोजेक्टाइल समझ लिया। दो चीज़ें बेटा आपको याद करनी है, ये न्यूमेरिकल की ट्रिक है, टिक कर देता हूं इस पर। v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। यानी अगर आपको v नॉट दिया जाएगा और एंगल दिया जाएगा और आपसे पूछता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दें तो आप उस एंगल का साइन थीटा लेंगे, अगर आपसे पूछता है वर्टिकल कंपोनेंट बता दें तो आप उस एंगल का कॉस थीटा लेंगे। इतनी ज़्यादा पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, हम डेटा को देखकर परेशान हो जाते हैं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ अगर x मालूम करना है तो साइन थीटा, ये भी आपने छोटी क्लासेस में वेक्टर के लिए याद किया हुआ है ना, fx इज इक्वल टू f साइन थीटा, fy इज इक्वल टू f कॉस थीटा, तो ये आपको बड़ी आसानी से चीज़ें याद है। अब मूव करते हैं कुछ फार्मूलाज पर जो पूछे जाते हैं। रेंज मालूम करने के लिए आती है पेपर में, रेंज के लिए दो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। पहला फॉर्मूला क्या है, 2/g v नॉट x मल्टीप्लाई बाय v नॉट y। अगर आपको सवाल में v नॉट x दिया हुआ है और v नॉट y दिया हुआ है और आपको मालूम करना है कि उसकी रेंज कितनी है, तो g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8। अच्छा आप 9.8 नहीं लेते यहाँ पर, आप 10 ले लेते हैं, ये आपकी सॉल्यूशन की ट्रिक होती है, आप 10 ले लेंगे तो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। अगर ये वैल्यू आपको 3 दी हुई है, ये वैल्यू आपको 9 दी हुई है, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27, और 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.7। एक्चुअल में आंसर आता है 2.63, 2.61, तो वो राउंड ऑफ होकर कितना बन जाता है, 2.7 तो बन जाता है। या फिर दूसरा फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा। अगर एंगल दिया हुआ होगा तो बेटे आप रेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है एंगल अगर दिया जाएगा तो रेंज यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। मैक्सिमम रेंज कब आती है, ये 2003 के पेपर में पूछा गया था कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर आएगी, तो सर 45 डिग्री पर आएगी। अगर किसी से लड़ाई होती है हमारी और उसे मारना होता है हमें, तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसे ज़ोर से लगे तो मैं क्या करता हूँ, हाथ ऐसे पीछे लेके जाता हूँ और ऐसे मारता हूँ। तो जो हाथ ऐसे लेकर गया और ऐसे मारा, एक्चुअल में कौन सा एंगल बनाया, 45 का एंगल बनाया। शाहिद आफरीदी मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर हम सबके, जो शॉट मारते हैं और जाता है बाउंड्री के बाहर, तो वो एंगल बनाते हैं बैट का 45 का एंगल बना के ऐसे शॉट लगाते हैं, बॉलर देखता रहता है। आपने देखा एशिया कप में आफरीदी ने जो सिक्सेस मारे वो एंगल 45 का बना हुआ था। 45 के एंगल पे जाता है तो मैक्सिमम रेंज मिलती है, और मैक्सिमम रेंज का मतलब है आउट ऑफ द ग्राउंड। इसीलिए क्रिकेटर पहले ग्राउंड देख लेता है कि मुझे कितना बड़ा हिट करना है, तो ये हमें याद रहेगा शाहिद आफरीदी के नाम से कि शाहिद आफरीदी 45 के एंगल पे हिट करता है, तो हमें भी 45 समझना होगा। फिर बेटे कुछ और फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं जिसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर है s इज इक्वल टू 2πr। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 2πr। यानी इस न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ रेडियस दिया जाता है, पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है 22/7 या 3.14। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि सर वेलोसिटी नहीं दी हुई, चीज़ें नहीं दी हुई, कैसे मालूम करेंगे। घबराना नहीं है, चीज़ें आसान हैं, चीज़ें मुश्किल नहीं है बेटा। आपको सिर्फ क्या करना था, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें और r से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा s का। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, ये 2007 के पेपर में पूछी गई थी। 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, तो सर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 3 दफ़ा इस बात को बोलो और 3 दफ़ा कॉपी में लिख लो, तो अभी कभी तुम्हें याद हो जाएगा कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर है 0.017 रेडियन के। दो बातें 3 दफ़ा वीडियो पॉज करके बोलनी है और 3 दफ़ा कॉपी में लिखनी है, याद हो जाएगा आपको। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, इसको हम ओमेगा लिखते हैं भाई, इसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो चीज़ें बदली नहीं है, सिर्फ सिंबल बदल दिए भाई। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे तो स्पीड आ जाती थी आपके पास, अब एंगुलर हो गया तो आपने ओमेगा कह दिया जी। एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर आपने एंगुलर स्पीड को ओमेगा कहा है तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा कह दें। यहाँ पर आपने डेल्टा टी कह दिया और अब इसको आपने अल्फा से शो कर दिया। टाइम का फॉर्मूला होगा आपके पास इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए और टाइम पूछा जाए तो कैसे मालूम करेंगे, रिवर्ट कर दें। अगर आपको टाइम पूछा जाए, क्योंकि इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू 1/t,
F बराबर है 1/t के, ये भी पॉसिबल है। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है सर, ओमेगा ये है। तो अब पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ जाता है बेटा, पेपर में ट्विस्ट ये आ जाता है कि सर हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं दी जाती, टाइम दे दिया जाता है और डिस्टेंस दे दिया जाता है। तो इनको पहले डिवाइड करके ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, फिर ओमेगा का स्क्वायर लेके m और r से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर ले आते हैं। याद रहे बच्चों कि हमारे पास ये चीज़ें दिमाग लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 4 को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हैं कि सर अब काफ़ी बेहतर है चैप्टर 4 क्लियर। और अब चैप्टर 4 के जब MCQs करने बैठेंगे आप, तो आपको इंशाल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी देर में इंशाल्लाह चैप्टर 5 की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सेम सेकेंडरी केमिस्ट्री के साथ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूँगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाऊँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।